केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। केरल की 82% जो खरीद है फसल वो ऑलरेडी इन बोर्ड्स के थ्रू होती है। अब रह गया बाकी 18%, उसमें आपकी सब्जियां भी आ गई। तो 20 से ऊपर सब्जियों पर वहाँ पे ऑलरेडी एमएसपी है। और उसके अलावा वहाँ पर जो धान जो बोई जाती है, धान के ऊपर भी सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था लागू की हुई है, बावजूद उसके कि वहाँ पर मंडी नहीं है। अब इस बात को समझिए कि मेरे पास में मंडी ना होने के बावजूद भी सरकार ने वहाँ पर एमएसपी की व्यवस्था लागू की है, जो कि सरकार यहाँ पर कहती है कि मंडी से बाहर एमएसपी लगाना इम्प्रैक्टिकल है। हाँ। तो इम्प्रैक्टिकल है तो केरल के लिए कैसे इम्प्रैक्टिकल है? आपने केरल का एग्जाम्पल दे करके इस देश की जनता को ये बताने का काम किया है कि आपके सभी तथ्य, सभी बातें पूरी तरह से झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मंडियां बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। केरल के अंदर जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है, जो बैकवाटर्स हैं और जो जितने पहाड़ हैं वहाँ कर, उनकी जो सिचुएशन है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स होती हैं, जिसमें कोकोनट से लेकर के चाय से लेकर कॉफ़ी से लेकर के मसाले तक सब चीज़ें होती हैं। ये सब कैश क्रॉप्स हैं और इन सब क्रॉप्स की खरीद के लिए जो है सरकारी बोर्ड वहाँ पे पहले से स्थापित हैं, लंबे समय से, आज से नहीं है। और वो रेट तय करते हैं कि कितने रेट के अंदर चाय बिकेगी, कितने रेट के अंदर कोकोनट बिकेगा, कितने रेट के अंदर आपके मसाले बिकेंगे। वो सारा का सारा जो है सरकारी खरीद का एक माध्यम वहाँ पर पहले से मौजूद है। मैं जरा इनको पूछता हूँ, यहाँ फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। भारत माता का कोई भी व्यक्ति आकर के दिल्ली में आकर के भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को सेवक कहते हैं, सेवक के पास जाकर के अपनी बात क्यों नहीं कह सकता? क्या प्रधानमंत्री केरला में बैठे हैं? या तो आप ये कहिए कि संसद केरला के अंदर है, क्योंकि आपके किसान ये कह रहे हैं कि संसद का सत्र बुलाइए, इन एक्ट्स को रिपील करने का काम कीजिए। संसद तो केरला में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। रविंद्र सिंह ढुल, एडवोकेट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक बेहद ही ज़रूरी बात है जो तमाम किसानों तक पहुंचनी चाहिए और उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो इन 3 कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन के खिलाफ हैं। क्योंकि उन लोगों को एक दलील दी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि जो एपीएमसी एक्ट है, मंडी एक्ट है, जिसके ज़रिए मंडियाँ चलती हैं, पंजाब हरियाणा में बड़ा स्ट्रक्चर है मंडियों का, ये जो स्ट्रक्चर है ये केरला में नहीं है। तो ये जो वामपंथी लोग हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का भी उन्होंने इशारों में जिक्र किया, या तमाम किसानों को भी इसमें घसीटते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग केरल में आंदोलन क्यों नहीं करते या केरल सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते, ये दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर पर आकर दिल्ली के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं। सर, केरल जी, क्या जो प्रधानमंत्री की दलील है ये जायज़ मालूम नहीं पड़ती आपको? क्योंकि आप भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं कि भी मंडियां तो केरल में भी नहीं है, एपीएमसी एक्ट वहाँ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वहाँ के किसान क्या खुशहाल नहीं हैं? क्या वहाँ के किसानों को आंदोलन नहीं करना चाहिए? वहाँ के किसानों के लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर मंडियाँ बनाओ, एपीएमसी एक्ट लागू करो? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की बड़ी एक गजब की खासियत है कि वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और वो हमेशा इस प्रकार के तथ्य देते हैं जिन तथ्यों का कोई आधार नहीं होता। और उन्हीं चीज़ों में से एक ये चीज़ जो है निकल करके आई है बाहर कि केरल के अंदर एपीएमसी नहीं है तो आप जा करके वहाँ पर लागू कराइए। तो अब इसका मैं एक बार आपको बड़ा गजब का एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अब केरल के अंदर जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है, जो बैकवाटर्स हैं और जो जितने पहाड़ हैं वहाँ कर, उनकी जो सिचुएशन है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स होती हैं, जिसमें कोकोनट से लेकर के चाय से लेकर कॉफ़ी से लेकर के मसाले तक सब चीज़ें होती हैं। ये सब कैश क्रॉप्स हैं और इन सब क्रॉप्स की खरीद के लिए जो है सरकारी बोर्ड वहाँ पे पहले से स्थापित हैं, लंबे समय से, आज से नहीं है। और वो रेट तय करते हैं कि कितने रेट के अंदर चाय बिकेगी, कितने रेट के अंदर कोकोनट बिकेगा, कितने रेट के अंदर आपके मसाले बिकेंगे। वो सारा का सारा जो है सरकारी खरीद का एक माध्यम वहाँ पर पहले से मौजूद है। और केरल की 82% जो खरीद है फसल वो ऑलरेडी इन बोर्ड्स के थ्रू होती है। अब रह गया बाकी 18%, उसमें आपकी सब्जियां भी आ गई। तो 20 से ऊपर सब्जियों पर वहाँ पे ऑलरेडी एमएसपी है। और उसके अलावा वहाँ पर जो धान जो बोई जाती है, धान के ऊपर भी सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था लागू की हुई है, बावजूद उसके कि वहाँ पर मंडी नहीं है।
अब इस बात को समझिए कि मेरे पास में मंडी ना होने के बावजूद भी सरकार ने वहां पर एमएसपी की व्यवस्था लागू की है, जो कि सरकार यहाँ पर कहती है कि मंडी से बाहर एमएसपी लगाना इम्प्रैक्टिकल है। हाँ। तो इम्प्रैक्टिकल है तो केरल के लिए कैसे इम्प्रैक्टिकल है? आपने केरल का एग्जाम्पल दे करके इस देश की जनता को यह बताने का काम किया है कि आपके सभी तथ्य, सभी बातें पूरी तरह से झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, केरल में एक और चीज़ है कि जो धान के एमएसपी का जिक्र किया, जो बाकी देश में एमएसपी है जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उससे 900 रुपये ज़्यादा केरल में एमएसपी है धान की। लेकिन वहाँ पर जो धान है, गेहूँ है और कई दालें हैं जिनके एमएसपी का ऐलान सरकार करती है, वो ज़्यादातर फसलें केरल में होती नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर एपीएमसी मंडी का कोई तुक नहीं बनता। उसके अलावा शायद केरला इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर सब्जियों के ऊपर भी एमएसपी निर्धारित की गई है। इकलौता है या और भी कहीं पे है? क्या ये सब मुख्यतः केरला के अंदर ही मिलेगी आपको। वैसे तो कहने को तो यहाँ पर भी कहते हैं, अपने हरियाणा सरकार भी दावा करती है कि हम भी यहाँ पर दूसरी विभिन्न प्रकार की योजनाओं में सब्जियों के लिए मूल्यांकन की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केरला के अंदर आपके पास में मौजूद है। केरला एजुकेटेड स्टेट है, पढ़ा लिखा आदमी है वहाँ का, 100% वहाँ पे लिटरेसी का रेट है। वहाँ के लोगों की आप इनकी तरह की, यहाँ के लोगों की तरह बहका करके और उनको जो है मूर्ख बना करके आप वोट लेने का काम नहीं कर सकते। इसलिए वो केरला से बहुत परेशान है, क्योंकि उनके जो जुमले हैं और एजेंडाज है वहाँ जाकर के नहीं चलते हैं। जो हरियाणा में भी इस तरह का थोड़ा बहुत कोशिश की गई थी, ये भावांतर भरपाई योजना का जिक्र कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उसमें जो मोड शायद कुछ ऐसा मतलब एक मीन निकाल के तो भरपाई की जाती है, वो ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे किसानों को फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। तो जो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि ये जो किसान हैं ये दिल्ली के लोगों को परेशान करने के बजाय वहाँ पर जाकर आंदोलन करें या फिर उन सरकारों के ऊपर दबाव डालें, ये गले उतरती है दलील? क्यों उतरेगी? अब एक तरफ तो आप ये कहते हो, अखंड भारत की बात करते हो कि ये राष्ट्र एक है, और आपको इस चीज़ से भी ऑब्जेक्शन होती है कि कोई व्यक्ति जय हिंद क्यों नहीं बोलता है, भारत माता की जय नहीं बोलता। जब भारत माता के एक भाग के अंदर एक कार्य होता है, भारत माता के एक भाग, भारत माता का दिल जो दिल्ली है, हमारी राजधानी है, भारत माता का कोई भी व्यक्ति आकर के दिल्ली में आकर के भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को सेवक कहते हैं, सेवक के पास जाकर के अपनी बात क्यों नहीं कह सकता? क्या प्रधानमंत्री केरला में बैठे हैं? या तो आप ये कहिए कि संसद केरला के अंदर है, क्योंकि आपके किसान ये कह रहे हैं कि संसद का सत्र बुलाइए, इन एक्ट्स को रिपील करने का काम कीजिए। संसद तो केरला में नहीं है। आप एक तरफ देखिए किस तरह की दोगली बात करते हैं। आपने वो पैम्फलेट पढ़ा होगा, उसका जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक वो आया था 18 पेज का, 17 पेज का। उस पैम्फलेट के अंदर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि मंडी व्यवस्था बरकरार रहेगी। मंडी व्यवस्था यदि बरकरार रहेगी तो प्रधानमंत्री जो है ये क्यों कहते हैं कि बिहार की तर्ज पे मंडी व्यवस्था को खत्म करने का समय आ गया है? प्रधानमंत्री अलग भाषा बोलते हैं, मुख्य आपके कृषि मंत्री अलग भाषा बोलते हैं। हमारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि मंडी व्यवस्था लंबे समय तक बरकरार नहीं रह सकती है। आप पहले अपनी कदमों में, अपनी मनसा वाचा कर्मणा में जो आपका तालमेल है वो तालमेल बिठाइए और जनता के पास में सच प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद आप जनता को फैसला लेने दीजिए कि आप सही हैं या आप गलत हैं। मंडी व्यवस्था हरियाणा पंजाब के लिए जरूरी है। दीनबंधु सर छोटू राम ने इसको लगाया था एपीएमसी को। एपीएमसी तब से आकर के हरियाणा के अंदर, हरियाणा के किसानों के पास में पहली बात तो जोत बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी भूमि है। दूसरी बात, यहाँ पे लैंड कंसोलिडेशन हुई थी। आपको पता है लैंड कंसोलिडेशन के बाद में एक लैंड सीलिंग एक्ट लगने के बाद में, एक्सप्लेन करते रहिए। लैंड कंसोलिडेशन, लैंड सीलिंग एक्ट जो लगा था हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर, उसके तहत एक लिमिट से ज्यादा एकड़ जमीन किसी के पास में नहीं हो सकती है। मतलब कि शायद 18 एकड़ की एक लिमिट तय की हुई है हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, कि जिससे ज्यादा किसी भी किसान के ऊपर पास में जमीन नहीं हो सकती है। जिन लोगों के पास हजारों एकड़ पहले जमीन थी, उन लोगों की जमीन को भी 60 के दशक में छीन करके उसको बांटने का काम किया गया था कि भी आप अपने जमीन को, अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, आप इससे ज्यादा जमीन होल्ड नहीं कर सकते। आपकी जोत बहुत छोटी है। वो 1960 के दशक में 18 एकड़ की एक किसान को आई थी। अब एक किसान के पास 18 एकड़ है, 4 पीढ़ी बीतने के बाद में वो 2-2 एकड़, 1.5 एकड़ के किसान रह गए सारे, उनके बच्चे, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है परिवारों में। तो 2-2 एकड़ के किसान को आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बिना एमएसपी की गारंटी के जाकर के अपनी फसल को सड़क के ऊपर लेकर के जाकर के बैठेगा क्या? वो उसको जाकर के बेचना वहां पे पड़ेगा। आप दे दीजिए पुराने किसानों की जमीन को वापस, जिसपे आपने शहरों को बसाने का काम किया। आप क्यों नहीं देते?
आपने एक तरफ लैंड सीलिंग लगाई, सीलिंग के बाद में आपने जमीन छीनने का काम किया, जमीन छीनने के बाद में जब जमीन छोटी हो गई हमारी जोत हरियाणा की, पंजाब की इस क्षेत्र की छोटी जोत के बाद में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग बिना एमएसपी की गारंटी के बाहर जाकर के प्राइवेट में बेचेगा कैसे? 2 एकड़ के जमींदार के पास में ना तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ में शायद उसके पास ट्राली नहीं होगी, संसाधन नहीं होगी, उस संसाधन के बाद में कहता है कि भारत के किसी भी जगह पे जाकर के बेच सकते हो। मजाक है। हरियाणा का किसान, मानिए जींद के किसान को आप दिल्ली के अंदर भेज दोगे या राजस्थान के अंदर भेज दोगे, कहाँ भेजोगे आप उसको? कहाँ लेकर के जाएगा वो? आपको तो इन लोगों को दिल्ली में जाने से आपत्ति है, तो आप दूसरे क्षेत्र में कैसे? क्या आपने हेलीकॉप्टर का प्रावधान किया कि आप लेकर के जाइए, फ्री ट्रांसपोर्ट चाहेगा? ये तो मतलब बेखुदगी है सारी की सारी। इसमें ये ओपन मार्केट की बात करते हैं, फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि राजस्थान का बाजरा यहाँ नहीं आने दूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह देते हैं कि साथ वाले राज्य के। बताता हूँ, आपने तो ये कही सुनी है। आपको मैं अधिकारी बताता हूँ, हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल हुआ, करनाल के किसान ने किया कि जी मेरी जो जमीन है वो यमुना पार उत्तर प्रदेश के अंदर है, और मैं हर साल वहाँ से जो है बोता हूँ और यहाँ पर आकर के बेचता हूँ। ओरिजिनल करनाल का रहने वाला किसान उसकी जमीन को, उसकी फसल को लेने से इनकार कर दिया इस बारी मंडी में, एपीएमसी में, जबकि वो किसान हरियाणा का है। वो हाई कोर्ट पहुंचा, उसने कहा कि जी सरकार ये दावा करती है, एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं। हरियाणा सरकार का पक्ष, आपको पता है क्या होगा? आपको ताज्जुब होगा। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में जाकर के आधिकारिक पक्ष ये लिया है कि हम मंडी की सीमा से बाहर जो है, मंडी की सीमा के अंदर किसी भी भारी व्यक्ति को खरीद नहीं करने देंगे। ऐसा तो एक्ट के अंदर नहीं लिखा। पहली बात, अगर आपने ऐसा एक्ट के अंदर लिखा है तो आपको इस चीज को स्पष्ट करना चाहिए सारे देश को कि दूसरे क्षेत्र में जाकर के, दूसरे प्रदेशों में जाकर के आप केवल ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, मंडी व्यवस्था के अंदर आप नहीं बेच सकते हैं। आप दूसरी एक तरफ ये कहते हैं तो दोगला व्यवहार। मैं तो आधिकारिक पक्ष बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने तो करके दिखाया हरियाणा के अंदर। हाई कोर्ट ने केस डिसमिस किया ये कहते हुए कि आप अपनी जमीन, अपनी फसल को मंडी के अंदर नहीं बेच सकते, जबकि वो सालों से वहां पे बेचता है करनाल का किसान। मजाक है क्या ये कोई? ओ माय गॉड। मतलब क्या है कि अगर कोई जो कि कहते हैं कि ओपन मार्केट हो गई है, कहीं का किसान कहीं जाके बेच सकता है। अब ये नहीं है कि राजस्थान का किसान या यूपी का किसान हरियाणा की मंडी में आकर बेच सकता है, वो हरियाणा में आकर बेच सकता है, लेकिन मंडी से बाहर ही बेच सकता है। मंडी से बाहर बेचेगा, वो प्राइवेट मंडी के अंदर जाकर के बेचेगा, किसी प्राइवेट हाउस में बेचेगा। उसको उसकी वैल्यू क्या है? ना वहाँ पर एमएसपी है, ना वहाँ पर किसी प्राइस की गारंटी, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। यानी जो कह रहे हैं कि विकल्प ज्यादा होंगे, ये तो विकल्प कम हो गए ना किसान के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, जो किसान सालों से वहाँ पर फसल बेचता है, इस बार उसकी फसल लेने के लिए मना कर दिया। आप जाकर के मैं आपको एक एस्टोनिशिंग फैक्ट बताता हूँ। आप अभी यू नीड टू वेरीफाई इट। हरियाणा का जो मंडी बोर्ड है, आपको बड़ा मेरी किसी वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात हुई थी, 600 करोड़ का इस बारी जो है केवल और केवल मार्केट फीस का घाटा है इस एक्ट के लगने के बाद। जो हरियाणा का मंडी बोर्ड हरियाणा के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन, जो सड़कें बनाने तक का काम करता था, इस बार ये उनके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। ये तो पहले साल का इम्पैक्ट है। ये बात करते हैं कि मंडियाँ चलेंगी कैसे? बिहार में 2006 के अंदर हुई थी, मंडी एक्ट गया। बेगूसराय की फोटो जो है ना सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, बेगूसराय की मंडियों की। मंडियों में कुछ है ही नहीं, खत्म हो गई है मंडियाँ, अबॉलिश हो गई। जब आपने मंडी से बाहर खरीद को अलाउ कर दिया और धीरे धीरे आपने बड़ा, देखो एक जी मंडी में आज के दिन में खरीद क्या होती है? ज़्यादातर जो है आपकी जो प्रोक्योरमेंट, फूड प्रोक्योरमेंट के तहत जो है मंडी के अंदर खरीद होती है, एफसीआई या छोटे छोटे उनके द्वारा। अब जब यदि आप एफसीआई का कोटा लगातार सालों दर घटाते जा रहे हैं, कल को आप एफसीआई का कोटा इतने घटा दो कि मंडी के अंदर तो खरीद बंद होगी, किसान को बाहर बेचना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा। एफसीआई के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है लगातार। वो इसलिए बढ़ रहा है ना, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने जो है एफसीआई के हाथ काटने का काम किया है। आपकी जो प्रोक्योरमेंट जो आपकी जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जो बीपीएल परिवारों को अनाज मिलता रहेगा, दूसरी तरफ आपने आधार कार्ड के तहत, आधार कार्ड का जो आपने एक्ट बनाया 2016 का, उस एक्ट के अंदर आपने स्पष्ट तौर पर प्रावधान कर दिया है कि हम आधार का भविष्य के अंदर इस्तेमाल करेंगे। किस चीज़ के लिए? डायरेक्ट जो है फूड सब्सिडी खाते में डाल देंगे बीपीएल के लिए। अब डायरेक्ट फूड सब्सिडी खाते में चली गई बीपीएल के लिए, बीपीएल को तो पैसा मिल गया, बीपीएल को अनाज की जरूरत नहीं है, बीपीएल मार्केट से जाकर के अनाज लेगा, तो एफसीआई प्रोक्योरमेंट किसके लिए करेगा? और ये शांता कुमार कमेटी की भी सिफारिश है। शांता कुमार कमेटी की सिफारिश है, ये तो बहकाने का काम है ना सारा का सारा। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे छेड़छाड़ करने की तैयारी है, उसको एबोलिश करने की तैयारी है। ये भी एक फैक्ट है। ये बार बार संकेत खुद सरकार दे रही है, सरकारी एजेंसीज दे रही हैं, सरकार के क्रियाकलाप दे रहे हैं। सर, एक जो हमने शुरुआत की थी, केरला से शुरुआत की थी। केरला ने अपने किसानों के लिए एक सिस्टम बनाया है,
अपने किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी सिस्टम बनाया है। लेकिन जब ये 3 कानून लागू हो जाएंगे, पूरे देश में लागू हो जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में लागू हो जाएंगे, इस तरह के जो राज्य हैं जो ऐसी फसलों का उत्पादन करते हैं जो सिर्फ खुद प्रोक्योर नहीं कर सकते या सिर्फ खुद खा के ख़त्म नहीं कर सकते, खुद कंज्यूम नहीं कर सकते, अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो क्या किसी राज्य के पास इस तरह की व्यवस्था या आज़ादी रह जाएगी कि वो अपने किसानों को प्रोटेक्ट कर सके, अपने लिए एक इस तरह का केरल जैसा सिस्टम बिल्ड कर सके? आप पंजाब के तर्ज के ऊपर लीजिए। अब सरकार ये कहती है कि वे पंजाब की सरकार ने अपने कानून बना दिए, तो पंजाब के किसान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तर्क है लगातार आपने मीडिया के द्वारा कहा कि वे पंजाब के अंदर जब अमेंडमेंट कर दी कानूनों के अंदर और पंजाब ने एमएसपी से नीचे की खरीद को पेनल्टी बना दिया, पेनलाइज कर दिया, तो उन किसानों को हरियाणा में आने की, बॉर्डर पे आने की जरूरत क्या पड़ी? ये केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र और एजेंडा मात्र है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब ये कानून जो बिल वहाँ पर पास किए गए, विधानसभा ने, राज्यपाल ने साइन करने से मना किया। आपके मुख्यमंत्री, पंजाब के निर्वाचित मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय लिया उन्होंने दिल्ली कि आप मुझे जो है समय दीजिए, क्योंकि राज्यपाल ने क्या किया कि भी केंद्र ने क्योंकि कानून पास किए हैं तो उन कानूनों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि भी आप इसके ऊपर साइन कीजिए। राष्ट्रपति ने भी साइन नहीं किया। अब हमारे वो मुख्यमंत्री को समय नहीं दिया, मुख्यमंत्री वहां पे जंतर मंतर पे बैठ करके वापिस आ गए। ये तो मजाक है। राज्यपाल ने साइन नहीं किया, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, तो कानून कौन सा लागू हुआ? ये जो चीज है, कल को जो आपका जो राज्यपाल है, राज्यपाल तो केंद्र सरकार के अधीन है। अब राज्यपाल तो केंद्र सरकार से पूछे बिना तो कुछ कर नहीं सकता है। तो जब राज्यपाल साइन ही नहीं करेगा तो कानून बनेगा कहां से? आपने उनके अधिकारों को खत्म कर दिया, राज्यों के अधिकारों को। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है, क्योंकि कृषि मंत्री प्रदेश में भी होता है, कृषि मंत्री केंद्र में भी होता है, क्योंकि कृषि जो है केंद्र और उस प्रदेश दोनों का सब्जेक्ट है। जब कंकरेंट लिस्ट के अंदर एक सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर कानून बनाने से राज्य को कैसे रोक सकती है केंद्र सरकार? उन्होंने अपने संवैधानिक जो अधिकार है उनको वायलेट किया है, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने राज्य के अधिकारों को छीनने का काम किया है, ये इस कानून के जरिए जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर पंजाब ने इस तरह का कानून बना दिया या हरियाणा ने भी बना दिया कि भी हमारा गेहूं हो गया, हमारी धान हो गई, हमारा बाजरा हो गया, जो भी इस तरह की फसलें हो गई, तो अगर कानून बना दिया, खरीद तो केंद्रीय एजेंसियों को ही करनी है ना। अगर केंद्रीय एजेंसियां खरीद नहीं करेंगी तो यहाँ के कानून तो धरे धराए रह जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आरटीआई के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, वरना आपको सोशल मीडिया के द्वारा भी मिल जाएगा, या कहीं भी मिल जाएगा, मैं आपको भी दे दूंगा। लगातार कोटा कम किया जा रहा है, दर बदर साल दर साल कोटा कम किया जा रहा है। कोटा कम करने के बाद में जो इसका जो व्यवसाय है, चाहे स्टोरेज का हो चाहे कुछ भी हो, वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, जिसके कारण एफसीआई जैसी एजेंसियां जो है घाटे के अंदर है। अब एफसीआई को खरीद करनी ही कब पड़ेगी? वो तब ना जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी हो। या तो सरकार इस व्यवस्था को बनाए कि एफसीआई सारा अनाज खरीदेगी भारत का और उसके बाद में प्राइवेट कॉर्पोरेट्स एफसीआई से प्रोक्योर कर लेंगे। ऐसा कानून नहीं सरकार बना रही है। सरकार ये करती है कि एफसीआई से खरीद केवल और केवल किस चीज के लिए होगी? अब बीपीएल के लिए जो प्रोक्योरमेंट है उस प्रोक्योरमेंट के लिए होगी। अब क्योंकि बीपीएल को आप सब्सिडी डायरेक्ट खाते में जा रहे हो, एफसीआई की खरीद खत्म। एफसीआई की खरीद खत्म तो मंडी खत्म, मंडी खत्म तो किसान कहाँ जाएगा? मर गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।